हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे होमी भाभा 9th फिजिक्स का 2019 का पूरा पेपर। ठीक है, तो 30 MCQ होते हैं। बहुत सारों का बच्चों का कहना है कि सर सिलेबस क्या होता है बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप NCERT बोर्ड करूँ, NCERT करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिलेबस बताने का सबसे अच्छा तरीका ये है अभी कि मैं आपको फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। अगर मुझे मेरे ऑफलाइन क्लास से वक्त मिलता है तो मैं हर ईयर का जितने भी 4-5 साल के पिछले 2018, 17, 15 ये सब पेपर भी मैं आपको धीरे धीरे डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल ये लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है और इस लेक्चर में मैंने 2019 फिजिक्स के 30 MCQ जो पेपर में के है ऑफिशियली वो सॉल्व किए हैं। पूरे 30 के 30 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आगे पीछे इसलिए है, ये देखो 1, 5, 15, 16 और 18वां क्वेश्चन इसमें है। अभी इसके आगे के इसमें ही यही इसी वीडियो में आपको 30 के 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे आसानी के लिए हमने आगे पीछे ये क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो अभी हम फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू द फ्यूज वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे घर में भी फ्यूज होता है, मतलब लिमिट से ज़्यादा अगर करंट वायर में से बहने लगे और ज़्यादा करंट अगर इंस्ट्रूमेंट में जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकता है। तो पहले ही हम एक वायर बिठा देते हैं, उसमें से अगर लिमिट से ज़्यादा करंट जाएगा तो वायर वो गर्म हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और गर्म होके वो पिघल जाएगा। तो हमें ऐसा वायर चाहिए फ्यूज के लिए कि जो जल्दी पिघल जाए। ओके, एक थोड़ा लिमिट से ज़्यादा करंट हो गया कि वो पिघल जाएगा। वायर अगर पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट बंद, पूरी लाइट चले जाएगी। फिर आप जाओगे, फिर से क्या करोगे, फ्यूज डाल दोगे और लाइट फिर से चालू हो जाएगी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूज वायर की, देखो द मेल्टिंग पावर ऑफ फ्यूज वायर इज वेरी हाई। अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होगा तो वायर पिघलेगा ही नहीं, तो वायर अगर पिघलेगा नहीं तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा। तो कितना भी ज़्यादा करंट आ जाए वो फिर इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा और इंस्ट्रूमेंट को ही डैमेज कर देगा। तो ये कहना गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले वाला रॉन्ग है। दूसरा, द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, ये करेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में इसलिए ताकि अगर वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए तो सारा सर्किट बंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर स्पेसिफिक, फिक्स होता है, हमें पता है कितना है। ओके, तभी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, ये तो नहीं हो सकता ना, अगर सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो पैरेलल में कर सकते हैं क्या, नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन है 2 और 3 वाला, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। समझ में आया। चलो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए, बाकी के अच्छे से हम सॉल्व कर सके। तो ये इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आपको ये फ्यूज वायर वाला समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सिलेबस क्या है, कौन सा है देखने की आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और यूट्यूब पर स्पेशल होमी भाभा की किसी ने सीरीज भी नहीं डाली और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन देख लेना, उसमें फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको वो देखना जरूरी है। देखो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले आप 9th का पूरा सिलेबस कवर कर लो। ओके, NCERT से करो या बोर्ड से करो, डजेंट मैटर। फिर 9th का अगर पूरा हो जाए तो फिर 8 का कर लेना, 8 का आपको हो चुका है। अब 8, 9 दोनों हो गया तो फिर 10 का भी थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, तो आपको 8, 9, 10 कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से रहेंगे, 9th स्टैंडर्ड से। कुछ क्वेश्चन 8 के भी रहेंगे, तो पहले 9th का करना, फिर 8 का करना, फिर टाइम बच जाए और 9th और 8 का कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर 10th का भी कुछ चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो ये हो गया हमारा। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट नहीं ये बोल रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पहला तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो न्यूटन की जगह आप इसका CGS डाइन भी लिख सकते हो, नॉट डाइन ना, डाइन, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो इसको। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। और एक यूनिट होता है बार, प्रेशर का यूनिट बार भी होता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर एक यूनिट होता है प्रेशर का। तो ये सारे यूनिट है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, पर उसके ऑप्शन देखते चलो। ये है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी है, बार भी है। तो कौन सा नहीं है वो आंसर होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये है क्या? नहीं है। तो हमें नॉट पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का यूनिट हो नहीं सकता बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया। चलो, तो आपको करना क्या है, पहले खुद से भी ट्राई करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अगर खुद से आने लगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद 15 पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, 30 के 30 इसी वीडियो में अवेलेबल है, डोंट वरी। सिर्फ आगे पीछे हमारे इजी के लिए, इजीनेस के लिए हमने किया है। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक। किसका? कॉपर ब्लॉक का। ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम मास के कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। एक चीज समझना, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट दोगे, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट दोगे तो इस सब्सटेंस के साथ दो चीजें हो सकती है। ओके, अब ये हीट चैप्टर है जो कि 10th में है, महाराष्ट्र बोर्ड 10th में है। उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सब्सटेंस को अगर हीट करोगे तो दो चीजें हो सकती है। एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, समझना, टेम्परेचर बढ़ेगा, या इसकी स्टेट चेंज होगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। स्टेट माने सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा। दोनों एकदम नहीं हो सकते। हाँ, मतलब क्या? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और जब स्टेट चेंज हो रही है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्टेट चेंज करने के लिए जो कुछ भी हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता सकता। डिटेल जानना है तो आप जाइए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर हीट चैप्टर पे पूरी लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है। अगर आप नीट फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो आप टेंशन ही नहीं लेना, आप महाराष्ट्र बोर्ड कर रहे हो या NCERT कर रहे हो। 8, 9, 10 इसके साइंस के पूरा कंबाइंड सिलेबस आपको 11, 12 में देखने को मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, करते रहना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। माने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्टेट चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर बढ़ाने वाला प्रॉब्लम है। तो पहले इसका मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, देखना, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से शॉर्ट हिंट दे दूंगा आपको। तो किसी भी सब्सटेंस की जो हीट होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इतना समझता है? मतलब आपने क्या किया, टाकी भर के गर्म पानी लिया और छोटा सा कप भर के गर्म पानी लिया, तो हीट ज्यादा किसकी होगी? टाकी भर के पानी की। तो जितना मास ज्यादा उतनी हीट ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतनी हीट ज्यादा। दूसरी चीज, अमाउंट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जैसे आपको पानी अगर ज्यादा गर्म चाहिए तो आप क्या करोगे? ज्यादा देर तक उसको कंटेनर पे रखोगे, मतलब ज्यादा हीट जाएगी उसको। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा उतनी हीट ज्यादा। तो दोनों को कंबाइन करो, क्या हो जाएगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। m माने मास, डेल्टा टी माने टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, Q इज इक्वल टू Cm डेल्टा टी, या कई बार कई बुक में यहाँ पर यस भी लिखा जाता है। एंड व्हाट इज यस? यस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ रहे हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब यस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यस इज इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। अब इसका यूनिट समझना, नॉर्मली इन प्रॉब्लम में आपको हीट कैलोरी में मिलेगी, कैलोरी, और मास ग्राम में मिलेगा, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो जाएगा। इसको CGS यूनिट भी आप बोल सकते हो। और अगर SI चाहिए तो हीट को आपको जूल में मेजर करना पड़ेगा, मास को किलोग्राम में, और टेम्परेचर कई बार डिग्री सेल्सियस में दे देता है, कई बार डिग्री केल्विन में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं, देखते हैं C का यूनिट क्या है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो यस वाला है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है। कितनी है? 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करेंगे इसको, इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब आपको यस दिया हुआ है। यस कितना है? 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, मास कितना है? मास है 20 ग्राम। तो इधर भी ग्राम चलेगा, ग्राम रखोगे नो प्रॉब्लम। ओके, ग्राम, ठीक है, ये भी ग्राम, चलो ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। और आपसे क्या पूछा है? हीट रिक्वायर्ड, मतलब Q इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला क्या है? MS डेल्टा टी या SM डेल्टा टी भी बोल सकते हो। M कितना है? 20 ग्राम। यस कितना है?
यस है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अब हीट चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, प्लेलिस्ट पे चले जाओ, 10th स्टैंडर्ड का देख लेना, उसमें हीट चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, ये 15 दूनी 30, मतलब ये कितना होगा 300 इंटू 0.09। तो ये 2 0 अगर कैंसिल करोगे तो 1 2 से इधर सरक जाएगा पॉइंट, 9 3 जा 27, और क्या बचा कैलोरी, 27 कैलोरी। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। और कैलोरी क्या होता है, कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसको देना पड़ेगी उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। तो हमारा आंसर कितना है 27 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 15 का क्या आएगा, 15 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर डिटेल ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो देख लो, ये हीट चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले वाला इलेक्ट्रिसिटी का था, ओके, उसके पहले वाला फोर्स एंड प्रेशर का था। ये सारे चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। 8 9 10 साइंस पूरा कर लो, पूरा आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क आपका जाएगा होमी बाबा का, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द यूनिट ऑफ पावर फ्रॉम द फॉलोइंग। पावर का यूनिट देख लो। अब पावर क्या होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, समझना। तो वर्क को हम जूल में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, या फिर वर्क को हम अर्ग में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो इसका एक यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, दूसरा यूनिट हो जाएगा अर्ग पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखो जूल पर सेकंड किधर गया, जूल पर सेकंड इसका यूनिट है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट यूनिट ऑफ अर्ग पर सेकंड भी है, अर्ग पर सेकंड भी है। अब ये दोनों है, इसमें कंफ्यूजन है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, चेक करेंगे। देखो अभी हम पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना, पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी का वेलोसिटी। मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब, ऊपर जाके सेकंड रेस टू -3। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू -3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू -3। तो ये भी इसका यूनिट हो सकता है। तो यक्स वाई और डब्ल्यू, यक्स वाई जेड, वाई जेड डब्ल्यू, यक्स वाई डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब 18th वाला देखते हैं। अब देखो 18th वाला, हर चीज रट्टा नहीं मारनी होती, कुछ एक्सपीरियंस से भी लॉजिक लगाना होता है। क्या बोल रहा है ये, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते ऑर्डर में, मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इतना याद होगा आपको कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो 3 नंबर का सबसे आखिरी में आना चाहिए, 3 नंबर का सबसे आखिरी में। तो 3 नंबर का सबसे आखिरी में ये भी हो सकता है, 3 नंबर का सबसे आखिरी में ये भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे ज़्यादा वाला सबसे आखिरी में। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ए और डी का दोनों में से एक आंसर है, सिल्वर का हमें पता है। अब ये पता है हमें कि प्लैटिनम सबसे बुरा कंडक्टर है इसमें, ओके। तो प्लैटिनम सबसे बुरा मतलब सबसे शुरू कहाँ से होना चाहिए, 2 से। तो 2 से शुरुआत किस में है, डी में है, ए से शुरुआत 1 में है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर डी। तो 2 1 4 3 मतलब सबसे बुरा इसमें कंडक्टर कौन है, प्लैटिनम। प्लैटिनम के बाद 1 नंबर मतलब गोल्ड, उसके बाद कॉपर, और सबसे अच्छा कौन है, सिल्वर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के क्वेश्चन को में से आपको क्या समझ में आया कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो, ओके। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर वो भी अवेलेबल है, लॉज ऑफ मोशन वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से करना पड़ेगा। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा, मतलब डेटा बैकअप करने के लिए, डेटा जमा करेंगे, जैसे हमारे मोबाइल में डेटा होता है ना, हमारे इमेजेस,
वीडियोज़, ये सारा डेटा बैकअप करने के लिए कौन से डिवाइस यूज होंगे। अभी आप 4G के स्टूडेंट हो यार, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। जनरली भी आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क या टेप, कोई टेप होगा उसमें स्टोर कर सकते हो, नेटवर्क ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। तो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 8 में भी उसके चैप्टर है, कुछ 9th में भी है। तो थोड़ा सा अब ये MSc वगैरह कुछ आपकी हो गई होंगी, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, या फिर आप जो चैप्टर होते हैं ना वो एक बार पढ़ लेना। नॉर्मली 4G के स्टूडेंट हो आप, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो क्या बोलता है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट, इतना एक्सेलरेशन करना है, लेकिन इसका यूनिट कुछ अलग लग रहा है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो हम एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कन्वर्ट करेंगे उसको। एक्सेलरेशन कितना है, 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 का 36 ले लेना, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और मिनट स्क्वायर, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो मिनट की जगह रख सकते हो आप 60 सेकंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, दिस विल बी 36 इंटू ये 1000 आ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकंड स्क्वायर ऊपर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 और 36 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इन द बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, मास कितना है, मास है 10 किलोग्राम। पता क्या करना है आपको, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेरी मच सिंपल। फादर इज इक्वल टू मदर, मास कितना है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी 102% करेक्ट, ठीक है। 100 न्यूटन उसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब भी आप वीडियो के पहले ही पॉज कर लेना, सारे आंसर, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लेना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर आपकी स्टडी हो गई है, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो अच्छे से देख लो, और कौन से चैप्टर मैं बता रहा हूँ वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने। लॉज ऑफ मोशन आपको मस्ट है, करना पड़ेगा। फ्री फॉल से क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना पड़ेगा आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना पड़ेगा, हीट चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाती है। अभी देखो, वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रॉब्लम है ये। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम, ठीक है। बॉडी का मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम, परफेक्ट। मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। कई बार क्या होता है, वेलोसिटी के साथ साथ मास भी कंसीडर करना जरूरी हो जाता है, तो हमने एक नई क्वांटिटी बना डाली जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 2 बॉल है, किसी वॉल पे मारे, एक बॉल मेटेलिक है, एक प्लास्टिक का है, दोनों सेम स्पीड से मारे, लेकिन इफेक्ट किसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो आयरन बॉल इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसका मास ज़्यादा था। तो मास और वेलोसिटी अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है मोमेंटम। तो आप मोमेंटम कितना है, मोमेंटम दिया हुआ है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, देख लो ना, मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पता करो, तो सबको काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पता होता है 1/2 mv², बराबर। चलो ठीक है, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मास से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 1/2 m, ये m² v² हो जाएगा, m² v²। तो इसको क्या करेंगे हम 1/2 mv होल स्क्वायर करेंगे। तो mv की जगह क्या रख सकते हो, p, तो ये क्या आ जाएगा p²/2m। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। एंड व्हाट इज p, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो p², p कितना है देखो, p की तरह क्या 40 है ना, तो 40 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू m मास कितना है 20, तो 22 जा 40, एक 40 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 40 जूल। 40 जूल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 40 जूल इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिजिक्स का पेपर सबसे आसान होता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, आपका रिवीजन परफेक्ट है, तो बहुत जल्दी पेपर आपको सॉल्व हो सकता है। चलो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। विजय है, चलो ठीक है, इसको आखिरी में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ बॉडी चेंजेस एट द टाइम ऑफ इट्स फ्री फॉलिंग। समझना,
कोई भी बॉडी अगर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में नीचे आ रही है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। समझना, सपोज ये सरफेस है, मैंने एक स्टोन को यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो अब ये स्टोन नीचे आ रहा है, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। वैसे तो कई सारे होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होता है हवा का, या अपथ्रस्ट होता है, लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं। तो अगर इस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो इस बॉडी को बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। द बॉडी और द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, और ऐसे बॉडी को बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो समझना, जब मैंने इसको रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसको अर्थ अपने तरफ खींचेगी ना, विद अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन बाय अंकल न्यूटन। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको नीचे खींचेगा। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, ऊपर से नीचे बढ़ते जाएगी। तो स्पीड बढ़ते जाएगी तो मोमेंटम भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, 1/2 mv²। मास तो कांस्टेंट रहेगा, डोंट वरी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के कारण मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो नीचे आते वक्त भले ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। तो जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, हाइट कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन दोनों का एडिशन मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एट द टाइम ऑफ इट्स फ्री फॉलिंग, क्या क्या चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, और मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी। तो पी क्यू और आर चेंज हो रहे हैं, मतलब पी क्यू और आर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, होमी बाबा के लिए भी, होमी बाबा में तो आ भी चुका है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही कंसेप्चुअल एमसीक्यू है। ठीक है, क्या बोल रहा है, विजय हैज ड्रॉप अ स्टोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ 125 मीटर हाई इनटू द पॉन्ड। ठीक है, मान लो ये टावर है और यहाँ पर विजय साहब ठहरे हुए हैं। ओके, और नीचे पानी है, नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, ऐसा कुछ पानी है पॉन्ड का। अब इसने यहाँ इसकी जो हाइट है, ये जो पॉन्ड की हाइट है फ्रॉम दैट टावर इज 125 मीटर, नो प्रॉब्लम। तो हैज़ ड्रॉप, यहाँ से इसने क्या किया, एक पत्थर को रिलीज़ किया। तो जब पत्थर को रिलीज़ किया था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब ये पत्थर नीचे 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 आ रहा है। ओके, बेस ऑफ द टावर व्हेन द साउंड ऑफ, अब ये पत्थर जैसे ही पानी से टकराएगा यहाँ पे कुछ स्प्लैश मतलब आवाज़ आएगा, दुडुम। तो ये आवाज़ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होके विजय साहब को सुनाई देगा। ठीक है, तो बेस ऑफ द व्हेन द साउंड ऑफ स्प्लैश विल बी हर्ड एट द टॉप, तो इसको आवाज़ कब सुनाई देगा, तो पहले तो आपको टाइम t1 निकालना पड़ेगा। t1 मतलब इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगने वाला टाइम, और उसके बाद आपको टाइम t2 निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे साउंड जनरेट होगा, उस साउंड को भी कुछ टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो फिर से आपको टाइम निकालना पड़ेगा t2। तो आपका आंसर क्या होगा, t = t1 + t2। तो पहले हम t1 पता करेंगे। तो t1 मतलब क्या, उस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगने वाला टाइम। तो अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर u दिया हुआ है, v पता नहीं है, यस पता है, तो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन यस = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 × t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर, 125 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, 10, एक्सेलरेशन कितना है, 10। टाइम आपको पता करना है, t², 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 1 = 1, 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो t² कितना आया, 25। तो 2 कितना है, t कितना आएगा, √25, तो t आएगा 5 सेकंड, या फिर इसको हम t1 बोल रहे हैं ना, t1 कितना आया, 5 सेकंड।
तो पत्थर को यहाँ पर आके टकराने के लिए 5 सेकंड लगा। लेकिन अब यहाँ पर टकराने की वजह से जो साउंड जनरेट हुआ वो साउंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमें दिया हुआ है स्पीड, साउंड का स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। चलो ठीक है, तो स्पीड कितनी है? स्पीड है 340। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है साउंड ने यहाँ से यहाँ तक, मतलब 125 और डिवाइडेड बाय टाइम आपको पता करना है, और ये टाइम को हम बोलेंगे t2। तो t2 को उठाकर इधर ले लो, t2 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 340। तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 8 जा, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, मतलब 1/3। 1/3 क्या होता है? 0.33 लगभग, हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर क्या आना चाहिए? t1 प्लस t2 मतलब 5.33 से थोड़ा सा छोटा, बिकॉज हमने यहाँ पे 75 लिया था ना, तो 5.33 से थोड़ा सा छोटा या बड़ा, मतलब उसके लगभग 5.33 के सबसे नज़दीक कौन है? ये सी। ओके 5.36। ओके हमने डिनोमिनेटर छोटा लिया था ना, एक्चुअली बड़ा लिया था, एक्चुअली छोटा है वो। तो डिनोमिनेटर छोटा मतलब आंसर थोड़ा इससे ज़्यादा आ जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 5.36, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता? तो सबसे पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट नहीं होता, बिकॉज ये रेशियो है। किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाए, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब 8th स्टैंडर्ड में है आपको ये। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि लिथियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, किसकी? लिथियम की। तो होता क्या है? लिथियम की डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी सिर्फ 0.53। तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता। उसके बाद स्पेसिफिक हीट पूछा है। अब समझो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ये समझो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट चैप्टर आपको करना पड़ेगा। ओके पहले भी हमने देखा एक प्रॉब्लम ऑर्डर आ चुका है हीट से। तो हीट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में है, उसके पूरे लेक्चर अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और एक चीज याद रखो यार, किसी भी यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और आपके लिए कंटेंट डालता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को शेयर कर देना, क्या बिगड़ता है आपका? ठीक है, कोई डेटा वगैरह नहीं जाता, आपका ही फायदा है उसमें। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट पर मिनट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, इसी लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इसका यूनिट क्या आएगा? हीट हम कैलोरी में मेजर करते हैं, मास हम ग्राम में, और डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब थ्रस्ट यानी ये फोर्स होता है, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ह्यूमिडिटी ये भी हीट चैप्टर से है आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कंटेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। डिटेल में हमने उस लेक्चर में आपको समझाया है, किसके? हीट वाला। पूरी सीरीज देख लेना, 8-10 लेक्चर में 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस मास? क्या? वेलोसिटी वर्सेस मास व्हेन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर या लॉज ऑफ मोमेंटम, ये दोनों चैप्टर भी मस्ट है करना। और ये दोनों ही चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से कोटा स्टडी मटेरियल से मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए, वो देख लेना आप, वही आपका होमी बाबा का सिलेबस है। अब डबल से लेक्चर डालने की जरूरत नहीं, समझना कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर आपको करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही हम केमिस्ट्री का भी पेपर डालेंगे, उसमें भी देखेंगे केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया? लॉज ऑफ मोशन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना पड़ेगा, उसमें मिरर का पोर्शन कवर होगा। उसके बाद आपको हीट चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर एंड फोर्स चैप्टर 8th स्टैंडर्ड का वो करना पड़ेगा। नोट करते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे? मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इधर, मास इधर ले लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास। कांस्टेंट के ले लिया हमने, कांस्टेंट हटा दोगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हमेशा समझना, ये ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का।
ओके। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के दो ग्राफ होते हैं, एक तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कब होता है और ऐसा कब होता है? तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा? देखो, अगर आप मास 0 रखोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। मान लो मैंने इस पे वेलोसिटी ले लिया, इस पे मास ले लिया, तो वेलोसिटी को कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट नाम की चीज कागज पे आप दिखा सकते हो क्या? नहीं। तो इसलिए ये एक्सिस इसको कभी नहीं मिलेगा, तो ये ऐसा जाता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन मिलेगा क्या? नहीं। इन्फिनिटी रहता है क्या? नहीं। ऐसे आप वेलोसिटी 0 रख लोगे तो मास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो मास को भी ये एक्सिस टच होना चाहिए क्या? नहीं। तो ये तो नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ये भी नहीं होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। कंफ्यूज सिर्फ ये कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी के लॉजिक से ये ग्राफ इसको कभी मिलना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, ऐसे 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 चलते रहना चाहिए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी है। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30th क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड। प्रिंटर मतलब एक मशीन है, जैसे आईसीटी से पूछे जा रहे हैं, अलग अलग डिवाइस आ रहे हैं, ठीक है ना। आईसीटी भी 2-3 चैप्टर है, 8 में है, 9th में है, 10 में, सारे कर लेना। और ये फ्री के मार्क्स है आपके। 4G के स्टूडेंट हो आप, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। प्रिंटर मतलब कुछ कागज़ पे वो प्रिंट करता है, तो उसकी क्वालिटी कैसे मेजर करते हो आप? देख लो। तो अल्फ़ाबेट से मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। अल्फ़ाबेट और उसके क्वालिटी का क्या लेना देना यार? प्रिंटर को थोड़ी अल्फ़ाबेट पता चलेगा, इमेज भी प्रिंट करेगा, सब कुछ प्रिंट करेगा वो। वर्ड पर इंच ऐसे भी नहीं होगा, वर्ड का और प्रिंटर का कोई रिलेशन नहीं है, वो इमेज को भी प्रिंट करता है। स्ट्राइक पर इंच ये भी नहीं होता। तो प्रिंटर एक ही भाषा समझता है, डॉट्स की, ठीक है। फिर उससे वो इमेज भी प्रिंट करेगा, डिजिट भी प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करेगा, डॉट के कलेक्शन से सारी चीज़ें होती है। तो डॉट पर इंच ये उसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 23rd क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से है। और मैंने कोटा पैटर्न का एक चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें यस्सी वर्मा से भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों में से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मैंने ऑब्जर्व किए। तो आपको वो चैप्टर करना मस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वही आपका सिलेबस है, किसका? होमी बाबा का। तो ऑलरेडी 60% से ज़्यादा सिलेबस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको पहचानना है और वो करते रहना है। ओके, एक्स्ट्रा गधे की तरह मेहनत मत करना, स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है देखो, स्पेरिकल मिरर कैसे बनता है? स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक गोल कांच ले लेंगे हम, कांच, ग्लास ले लेंगे, और क्या करेंगे? इसको कट करेंगे, तो ये बन जाएगा स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर किसी स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट होगा, तो उस स्पीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने इसको इधर से सिल्वर कर दिया और इधर से पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। सपोज मैंने यहाँ से कट किया और इसको सिल्वर कर दिया और इसको पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये बन गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। लाइट केव के अंदर जा रही है ना, इसलिए कॉनकेव मिरर। तो ये जो मिरर का मिड पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं पोल। जो मिरर का मिड पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 3 मिरर्स आर कट फ्रॉम अ सिंगल स्फीयर। एक ही स्फीयर से हमने 3 मिरर काटे। 3 मिरर, मान लो ये एक मिरर है, 3 मिरर हमने काट लिए। ओके, पी क्या है उसका? पोल। पी क्या है? पोल। ये पोल, ये पोल, इसका मिड पॉइंट ये क्या हो जाएगा? पोल। ओके, उसके बाद क्यू क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोला है? क्यू। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यस क्या है? फोकल लेंथ। यस क्या है? फोकल लेंथ। ओके, तो इसकी यस फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का हाफ, याद रखना, रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का लॉजिक क्या होता है? मान लो ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल रेज आप इस पर डालोगे, वो उस लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया मैंने चीज़ें, अब यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट में से, एक ही कॉमन पॉइंट में से जाएंगे। इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेडियस अगर सेम होगी तो फोकल लेंथ भी कैसे होगी? सेम होगी। तो क्या बोल रहा है? देन
सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ कॉमन टर्म्स, तीनों मिरर के लिए कॉमन टर्म्स क्या होंगे? सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे रहेगा? सेम रहेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर सबके लिए सेम रहेगा, मतलब क्यू भी सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद यस क्या है? फोकल लेंथ, तो रेडियस नहीं बदलेगी तो फोकल लेंथ बदलेगी क्या? नहीं, बिकॉज फोकल लेंथ क्या होता है? हाफ द रेडियस, तो फोकल लेंथ भी सबके लिए सेम होगी, लेकिन सबका पोल अलग अलग होगा। देखो ना, अब ये मिरर इसका पोल P1, ये मिरर इसका पोल P2, ये मिरर इसका पोल P3, कोई एक छोटा सा मिरर काटेगा तो इसका पोल क्या आ जाएगा? P4, तो सबका पोल क्या होगा? अलग अलग होगा। और सेम क्या क्या होगा? सेम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस केप्ट एट अ सर्टन डिस्टेंस इज P। ठीक है, तो मान लेते हैं हम दो मासेस है ये, ठीक है, दो मासेस है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए D, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो न्यूटन अंकल का एक लॉ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको P, ये दिया हुआ है आपको P, ओके, P न्यूटन। द सेम टू मासेस आर केप्ट इन वाटर, अगर इनको पानी में शिफ्ट कर दिया जाए, प्लेस एट अ सेम डिस्टेंस इन वाटर, देन फोर्स इज Q न्यूटन। तो पहले वाला फोर्स था P न्यूटन, दूसरे वाला फोर्स होगा Q न्यूटन। तो डिटरमाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या हो सकता है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो ये जो G होता है ना, इसको हम प्यार से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम सराउंडिंग में क्या है उस पे ये डिपेंड नहीं करता। आप पानी डालो, अल्कोहल डालो, ऑयल डालो, हवा रहने दो, वैक्यूम रहने दो, तो ये फोर्स सिर्फ बदलता है मास के बदलने से और डिस्टेंस के बदलने से, बाकी कुछ भी बदलो आप, ये चेंज नहीं होगा। तो P इज इक्वल टू Q इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो नोट करते जाओ, ये वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है, यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और हमेशा याद रखना, यहां से एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, ये कैपिटल G की जो वैल्यू होती है ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और CGS में इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो याद रखना, तो कैपिटल G के बारे में भी याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सिर्फ यूनिट बदलोगे तभी बदलेगा ये। मतलब SI में इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। समझ में आया? तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना बड़ा कर दिया उसको कि आप घबरा जाएं और उसको पढ़े ही ना, लेकिन बहुत आसान है। आप दो बॉडीज को अगर हवा में से वाटर में या किसी में भी शिफ्ट करो, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फैक्टर ऑन विच प्रेशर, देखो प्रेशर पे दो क्वेश्चन आ गया इसी पेपर में। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर डिपेंड करेगा फोर्स पे, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज काइंड ऑफ फोर्स, तो इस पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। हमसे पूछा है डज नॉट डिपेंड, तो दो चीजें, एक तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी या नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन सरफेस कैसा कॉन्टैक्ट में इससे इसको कोई लेना देना नहीं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो प्रेशर और फोर्स जो 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है होमी बाबा के लिए। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग रिलेटेड टू मैग्नेटिक लाइंस, तो मैग्नेट का भी एक चैप्टर देख लेना। 10वीं का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हो, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक लाइंस का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है होमी बाबा में। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, क्लोज कंटिन्यूअस कर। मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होता है, देख लो, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मान लो अगर आपने इसके मैग्नेट के फील्ड में, मतलब मैग्नेट के सराउंडिंग में एक नॉर्थ पोल रखा, मुझे भी पता है दो पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन करो कि एक नॉर्थ हमने रखा, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा जो क्लोज कंटिन्यूअस होता है नॉर्थ टू साउथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। अब क्यों, क्या, वो सारी चीज़ें लेक्चर में देख लेना आप, ओके, हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे वो भी अवेलेबल है। तो ये क्रॉस नहीं करते और नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ पे खत्म होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्या, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट डायग्राम फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक तो नॉर्थ से निकलने चाहिए, यस निकल रहे, साउथ पे खत्म होने चाहिए, यस खत्म हो रहे, नॉर्थ से निकल के साउथ पे खत्म हो रहे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बी क्यों रॉन्ग है, बी में क्या हो रहा है, साउथ से निकल रहे हैं और नॉर्थ पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। नॉर्थ से बाहर निकलेंगे और साउथ से अंदर जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस भी वो नहीं कर सकते। यहाँ पर तो इन्होंने हद ही कर दी, एक जगह पे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहे हैं और एक जगह से साउथ पे निकल के नॉर्थ में आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। दिस इज क्लोज कंटिन्यूअस कर, एक्चुअली ऐसे क्लोज भी होते ये, लेकिन चलो आपके लेवल पे ठीक है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और करंट का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2019 होमी बाबा पेपर ऑफ फिजिक्स। देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू बाय ऑब्जर्विंग फिगर। अब देखो, इसमें बल्ब चालू है, बल्ब चालू है। अब सेल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। तो बल्ब चालू है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसे फ्लो होता है, ये देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो झड़ कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, और डब्ल्यू कौन सा है, लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो झड़ हाई पोटेंशियल और डब्ल्यू लो पोटेंशियल। अब वाई, वाई, वाई देखो, वाई क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो वाई क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, किसका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। समझ लो, इसको सिंबॉलिकली और थोड़े से क्लेरिफाई के लिए आपको बताऊंगा मैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल, और ये मान लो रेजिस्टेंस है, ओके। तो वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव निगेटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से दूर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से निगेटिव करंट, ठीक है। तो देख लो, हमारा वाई क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वाई होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, वाई क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो हमारा एक्स होना है इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद z क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, v माने पोटेंशियल, और w क्या है, लो पोटेंशियल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, चलो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेते जाओ टाइम टू टाइम। हो गया ये, चलो ठीक है। अभी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके, जिसमें एक वर्ड है अम्ब्रा शैडो नाम का, उसका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा और उसका आंसर भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ शैडो ऑफ बर्ड फ्लाइंग फार हाई इज नॉट फॉर्म ऑन द ग्राउंड। मान लो ये हमारा सन है, बड़ा सा सन ऐसे, ओके, ये सन है, ओके, ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड फ्लाई हो रहा है, बहुत ऊपर, बहुत हाइट पे एक बर्ड फ्लाई हो रहा है, ऐसे ऐसे। बर्ड तो छोटा ही होगा ना आप सन के कंपैरिजन में। तो बोल रहा है कि इसकी इमेज नहीं बनती ग्राउंड के ऊपर, क्यों नहीं, अब बहुत सारे पंछी ऊपर उड़ रहे हैं, सबकी इमेज ज़मीन पे दिखाई देगी क्या, नहीं। उसका रीज़न आपको पता करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा रीज़न करेक्ट है। पहले वाला, अब देखो इसके शैडो में क्या होता है, मान लो ये सनरेज आ रहे हैं, ओके, ये सनरेज ऐसे 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 आ रहे हैं, ऐसे 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 इस पर गिरेंगे, ठीक है। तो इस पे से ये, और दूसरा ऐसे 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 ऐसे, ओके, ऐसे जाएंगे और इधर से आएंगे, इधर के कॉर्नर पे एक गिरेगा, और दूसरे वाला ऐसे 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 आके इधर के कॉर्नर पे एक गिरेगा। तो ये दो रे तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो मिल रहे हैं यहीं पे मिल रहे हैं, तो जो जब दो रेज मीट होते हैं तभी तो इमेज बनती है ना। तो इसकी इमेज यहीं पर बन जाएगी। तो ये इमेज ज़मीन पे दिख सकती है क्या, नहीं। तो इसकी इमेज यहीं पे बन जाएगी, ज़मीन पे बनेगी क्या, नहीं। और ये दो मिल रहे हैं तो इसकी इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो रीज़न क्या क्या बोल रहा है, द अम्ब्रा शैडो ऑफ बर्ड इज डिसअपियर। अम्ब्रा शैडो क्या हो जाएगी, बर्ड की डिसअपियर। व्हाट इज मीन बाय अम्ब्रा, देखो अब अम्ब्रा मतलब एक लैटिन वर्ड है, किसके लिए, शैडो के लिए, या फिर इनर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ शैडो, डार्केस्ट पार्ट ऑफ शैडो। अब इसकी जो शैडो है ना, डार्केस्ट पार्ट ना, ऐसा ब्लर नहीं, यहाँ पे देखो इसकी शैडो दिखाई दे, ये ब्लर है, ऐसा नहीं, इनर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ शैडो वेयर लाइट सोर्स कंप्लीटली ब्लॉक,
जहां पर लाइट जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती। तो ऐसी शॉट बनती ही नहीं। क्या होता है फिर? द अम्ब्रा शैडो इज फॉर शैडो इज द बर्ड इज डिसअपियर। तो इसकी जो अम्ब्रा शैडो यहीं पे होगी, जमीन पे आ सकती है क्या? नहीं। तो ये करेक्ट है। अम्ब्रा शैडो, उसकी जो डार्केस्ट पार्ट है शैडो की, वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। द लाइट सोर्स इज लार्जर देन द बर्ड। इसका रीजन क्या है? लाइट सोर्स बहुत बड़ा है बर्ड से। द लोकेशन ऑफ बर्ड इज ऑलवेज वेरिएबल। ये गलत है। देखो मैं हाथ हिलाऊंगा तो मेरी इमेज हलेगी, तो ऐसे तो नहीं होता ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बैट, अगर घर में आपके कोई बैट उड़ रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी शैडो भी उड़ रही होगी। तो पोजीशन वेरिएबल होना ये कोई रीजन नहीं हो सकता, इसमें कोई सेंस नहीं है। उसके बाद बर्ड एंड लाइट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये भी इसका रीजन नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन 1 और 2 वाला? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और एक क्वेश्चन। तो यहां से आपको समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर तो आपको मस्ट करना है। अभी तक तो 2 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। इसके लिए कोटा पैटर्न, कोटा स्टडी मटेरियल, एससी वर्मा, ये दोनों तीनों बुक एकदम स्टैंडर्ड बुक रेफर करके मैंने बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है, आप देख लेना, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है? with the help of following diagram and Cartesian sign convention determine the correct group of values for u क्या होता है? distance of object, v क्या होता है? distance of image, h1 क्या होता है? height of object, h2 क्या होता है? height of image। तो साइन कन्वेंशन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये होता है मिरर, सारे डिस्टेंस मिरर के पोल से मेजर करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस भी स्पीयर का ये मिरर पार्ट है उसको, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो पोल के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस निगेटिव, राइट साइड वाले पॉजिटिव, ऊपर के पॉजिटिव, नीचे के निगेटिव। तो यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ये, तो ये डिस्टेंस, तो ये क्या है? पोल से लेफ्ट। तो पोल से लेफ्ट क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो पोल से लेफ्ट निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों में से हो सकता है ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। वी क्या है? वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पर इमेज है, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो v पॉजिटिव, तो ये देखो ये v पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलो h1 क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर है ना, ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, तो h1 पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर h1 निगेटिव है, मतलब ये कैंसिल हो गया, h1 पॉजिटिव। आखिरी वाला भी चेक कर लेते हैं, h2 भी पॉजिटिव, सीधा ही है ना, नीचे होता तो निगेटिव होता, h2 भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, केयरफुली एंड सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, इसको असर्शन रीजन टाइप भी इसको बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोल रहा है? साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस विथ सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर। तो ये फॉल्स है। सॉफ्ट सरफेस से साउंड टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट, इको इज ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन द साउंड इंसिडेंट ऑन द हार्ड एंड पॉलिश सरफेस। तो सरफेस के नेचर से इको का पता कभी नहीं चलता। डिस्टेंस का कंडीशन होता है 17 मीटर से अगर दूर कोई सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, तब इको प्रोड्यूस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 13 को कर देता हूँ रब, ठीक है, इसका काम खत्म। तो हमेशा से क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है मतलब हार्ड है, ऐसा नहीं होता। आराम से समझना है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब एक आधा हार्ड क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना, सारे थोड़ी बुक में से देंगे वो। लिथियम आयन सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कौन कौन से करेक्ट है, डिसाइड करेंगे। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाई वोल्टेज, गलत है, ये हाई वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करता, लो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। दिस सेल कैन बी रिचार्ज, यस ये चार्जेबल सेल होता है, चार्ज कर सकते हैं हम इसको। लार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी रिस्टोर्ड, तो एनर्जी अपन इसमें स्टोर कर सकते हैं। और उसका इट कैन बी यूज एज यूपीएस, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब जहां पर पावर सप्लाई कट नहीं होता, बंद नहीं होती, जहाँ की लाइट नहीं जाती। जैसे इन्वर्टर लगा दिया हॉस्पिटल में, मान लो कोई ऑपरेशन शुरू है और लाइट चलेगी, मर जाएगा ना वो, तो इससे वहाँ पर क्या बिठाते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब जो इंटरप्ट नहीं हो सकता, तो वहाँ पर ये सेल यूज होता है। तो क्यू, आर और यस ये तीनों करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन, इसका भी आंसर है डी, क्यू, आर और
यस। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये लॉज ऑफ मोशन का हो सकता है या फिर फर्स्ट चैप्टर है ना 9th स्टैंडर्ड का, तो उसमें से है ये। तो ये पूछ रहा है कंसेप्ट किसका, वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट आपका चेक कर रहा है। तो बहुत ही आसान सी बात है, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब समझना, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अ बॉडी टेक 5 सेकंड टू रीच फ्रॉम P टू Q। P टू Q तक जाने के लिए इसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड। Q टू R तक भी कितने लग रहे हैं, 5 सेकंड। और R से S तक भी कितने लग रहे हैं, 5 सेकंड। एज शोन इन फिगर, इफ PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। PQ कितना है 20 मीटर, QR कितना है 20 मीटर, RS कितना है 20 मीटर। ओके, देन विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट व्हेन द बॉय रीचेज द पॉइंट यस। कहाँ तक गया, यस तक। यस मतलब फाइनल पोजीशन है। फ्रॉम P, कहाँ से शुरू किया, P से शुरू किया। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। और कहाँ से गया, आया QR, मतलब P से पहले वो Q आया, Q से फिर वो R गया, फिर R से वो कहाँ गया, यस गया। ठीक है, P से Q, Q से R और R से यस गया। तो आपको वेलोसिटी और स्पीड पता करनी है। तो पहले पता करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगेगा। तो टाइम कितना, टोटल टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 15 सेकंड। तो यहाँ पर भी 15 सेकंड और यहाँ पर भी 15 सेकंड। तो टाइम दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब वेलोसिटी पता कर रहे हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो P और S के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। सीधा सीधा मेजर करो ना उसको, 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। और डिस्टेंस के लिए पाथ पता होना जरूरी है। तो P से Q आया, Q से R गया और R से S गया, मतलब 20 + 20 + 20, मतलब ये क्या हो गया, 60 मीटर। तो 5 3 = 15, 5 4 = 20, 3 1 3, 3 1 3, 1.33। तो वेलोसिटी आएगी 1.33 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड आएगी 15 1 15 4 = 4, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा वेलोसिटी 1.33, स्पीड 4। तो वेलोसिटी 1.33 और स्पीड क्या है, 4, बोथ आर इन मीटर पर सेकंड। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास m आर पुश्ड बाय अ फोर्स F। 3 मास है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, पुश्ड बाय अ फोर्स F फोर्स लगा के हमने उसको पुश किया। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ कनेक्टेड मासेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन है क्या ये दोनों के बीच में, नहीं। इन द फिगर डिटरमाइन द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा आपको, और फोर्स एक्टिंग ऑन x, बॉडी x, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिंपल, कनेक्टेड सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो टोटल फोर्स कितना है, F हमने फोर्स लगाया, और टोटल मास कितना है, m + m + m, मतलब 3m। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, F डिवाइडेड बाय 3m। किसमें है, कॉमन एक्सेलरेशन F डिवाइड बाय 3m, कॉमन एक्सेलरेशन F डिवाइड बाय 3m। ओके, ये रॉन्ग हो गया, फिर ये रॉन्ग हो गया, F/m ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब आते हैं x के एक्सेलरेशन पे। तो x का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ x इज इक्वल टू फोर्स। ओके सॉरी, एक्सेलरेशन तो कॉमन है ना भाई, क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ x। सबका एक्सेलरेशन तो कॉमन है, इसका मास कितना है, m, इंटू एक्सेलरेशन कितना है, F डिवाइडेड बाय 3m। अब दिखने ही बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, F डिवाइडेड बाय 3। तो x के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, F डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो x के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, F डिवाइडेड बाय 3। फोर्स एक्टिंग ऑन x इज F डिवाइडेड बाय 3। फोर्स एक्टिंग ऑन F, ये रॉन्ग है, सॉरी, ये 3F है ना बेटा, 3F बाय m, तो ये रॉन्ग हो गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन इज F बाय 3m, ये पहला स्टेटमेंट, और फोर्स एक्टिंग ऑन x इज F बाय 3। तो ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यहाँ पर ये 3/F है, तो ये रॉन्ग हो गया।
तो पहले ही इसमें हम बता सकते हैं F/3m वाला ऑप्शन 100% करेक्ट होगा। तो एक आंसर से भी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रीनशॉट लेते चलो या पॉज करके लिख लो, नो प्रॉब्लम। सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सॉल्यूशन पे से। ठीक है, तो ये हो गया, ये लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, लेक का प्रॉब्लम। ये हीट चैप्टर से, तो हीट के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो हीट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड का हीट चैप्टर देख लेना, प्लेलिस्ट में है 10th महाराष्ट्र बोर्ड हीट। ओके, सारे लेक्चर देख लेना, 8-10 लेक्चर में 3 मार्क का उसमें से आया हुआ है। लेकिन पोलर रीजन क्या होता है? ये जो अर्थ होती है ना, ये जो रीजन होता है यहाँ का और यहाँ का, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ के ओशन में का पानी फ्रीज हो जाता है। और एनोमोलस बिहेवियर के ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनी ना इस तरह की, तो नीचे पानी होगा, ऊपर बर्फ होगा। ये एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। तो नीचे वाला जो पानी है, मतलब ये इसका वजन कैसे होगा? ज़्यादा होगा। तो नीचे वाले का मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सॉरी, नीचे वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास नहीं, आई एम सॉरी। नीचे वाले की डेंसिटी कैसा होगी? ज़्यादा होगी। तो 4 पॉइंट दिए हुए P, Q, R और S। तो जितना नीचे है ये वाला पॉइंट, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास रिमेन्स कांस्टेंट, सो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो सबसे नीचे वाले की डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है, मतलब रो ऑफ S इज ग्रेटर देन रो ऑफ R इज ग्रेटर देन रो ऑफ Q इज ग्रेटर देन रो ऑफ P। ठीक है ना, मतलब जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे रहेगा। ओके, तो अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, मतलब वॉल्यूम ऑफ S इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ R इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ Q इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ P। मतलब S R Q P ये ऑर्डर होना चाहिए। S R Q P, ऑप्शन नंबर डी इज 101% करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर लगाना है ना, तो सबसे कम वाला पहले और सबसे ज़्यादा वाला आखिरी में। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्या बोल रहा है ये? V पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट इन 3 रजिस्टेंस R1, R2, R3 इन पैरेलल। तो 3 रजिस्टेंस है। दिस इज मान लो R1, दिस इज मान लो R2 एंड दिस इज R3। ये तीनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। R1, R2 और R3, और तीनों के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई हुई है। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। तो क्या बोल रहा है? पैरेलल, ठीक है, इन द सर्किट। तो करंट कितना है इसके अंदर? I। इसके अंदर करंट कितना है? I। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। PD माने पोटेंशियल डिफरेंस। और सिचुएशन क्या है? R1 इज इक्वल टू 2R2। तो ये क्या है? 2R2। ओके, और R3 इज इक्वल टू 3R1। तो R3 इज इक्वल टू 3R1, और R1 की जगह क्या रख सकते हो? 2R2। तो 3 इंटू R1 की जगह रखो 2R2। तो 3 दूनी 6R2। अब कंपैरिजन के लिए आसान जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रजिस्टेंस है? R3। 6R2 है ना, तो R3 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ट्वाइस R2 मतलब R1 है, और सबसे कम क्या है? R2 है। ये 6 टाइम्स R2 है, ये 1 टाइम्स R2 है, ये 2 टाइम्स R2 है। तो सबसे ज़्यादा 6 टाइम्स, मतलब R3 सबसे ज़्यादा, R1 उसके बाद, R2 सबसे कम। तो बहुत आसानी से बता सकते हो आप, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ पर करंट आएगा। अब ये करंट का कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, और कुछ पार्ट नीचे आएगा। ये वाले पार्ट को बोलते हैं नोड। तो 3 जगह करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। बहुत आसानी से कोई भी बता सकता है, जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम होगा उस पे करंट ज़्यादा होगा। करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सबसे कम रेजिस्टेंस है R2 पे। तो करंट सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। यहाँ का करंट उसने दिया है I1, यहाँ का करंट दिया है I2, यहाँ का करंट दिया है I3। तो हमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो ये करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है इनवर्स। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सिंपली यहाँ पर इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं I3, इसके नीचे लिख लेता हूँ I1, इसके नीचे लिख लेता हूँ I2। तो इसका मुंह बदल देना है, इधर है ना ग्रेटर देन, तो लेस देन कर देना है। तो ये वाली सिचुएशन करेक्ट होगी। I2 सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, और R3 सबसे ज़्यादा है तो I3 सबसे कम। तो I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3। I2 किधर गया भाई? I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, समझ में आ रहा है?
चलो अभी आखिरी 3 क्वेश्चन बचे हैं, 24, 29 एंड 28। देखो क्या बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समझ लो स्टेटमेंट 1, पेंडुलम कैन नॉट वाइब्रेट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट किसको बोलते हैं, जो प्लैनेट के सराउंडिंग में घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जो सन के सराउंडिंग में घूमता है उसको बोलते हैं प्लैनेट, जो प्लैनेट के सराउंडिंग में घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है, इसके अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0। तो 0 होने के वजह से इसके अंदर पेंडुलम वाइब्रेट नहीं होगा। पेंडुलम क्या होता है, स्ट्रिंग से एक बॉडी अगर रिजिड सपोर्ट से आप सस्पेंड करोगे तो उसको बोलेंगे पेंडुलम। इसको उठा के आप बाजू में ले लोगे और छोड़ देगे तो ये ऐसी मोशन करेगा, इसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो पेंडुलम सैटेलाइट में ऑसिलेट नहीं हो सकता भाई, बिकॉज ग्रेविटी 0 है। ग्रेविटी 0 मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब वापस लाने वाला फोर्स। यहाँ तक तो आप उसको उठा के ले जा सकते हो, सरका सकते हो अप्लाइड फोर्स से, लेकिन छोड़ने के बाद वापस आने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होगी। तो ये वापस आ सकता है क्या, नहीं। तो पेंडुलम में मोशन नहीं होगी, सॉरी सैटेलाइट में मोशन नहीं होगी। और पेंडुलम कैन वाइब्रेट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है, बिकॉज ये वाइब्रेट नहीं हो सकता, पेंडुलम वाइब्रेट नहीं हो सकता। इनसाइड द सैटेलाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, 100% करेक्ट। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो 1 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स, सॉरी 1 फॉल्स है। सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम वाइब्रेट नहीं हो सकता एंड 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होता है किसमें, सैटेलाइट के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। और पहली बात कि वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन वो बोल रहा है कि वाइब्रेट कर सकता है। तो 1 इज false and 2 is true. This is the correct answer. Iron bob is heated. आयरन का बॉब या बॉल है एक, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। इसकी डायग्राम भी दी गई है, मैंने ड्रॉ नहीं की। तो ये एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मास कैसे होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। किसी चीज़ को गर्म करने से उसका मास नहीं बदलता। अगर ऐसे होता तो जो जाड़े वाले लोग होते हैं वो डाइटिंग करने की, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अगर गैस पे बिठा दिया तो गर्म होकर उसका वजन कम हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी। कम होगी मतलब 100% चेंज होगी, डेंसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उस बॉडी के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी है सबका एडिशन, पोटेंशियल रहने दो, काइनेटिक रहने दो, वाइब्रेशन रहने दो, कुछ भी रहने दो। तो बॉडी को हीट करोगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा और स्पेसिफिक हीट भी उसका चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो 3 और 5 चेंज नहीं होंगे। हमसे क्या पूछा है, नो लॉन्गर चेंज। तो 3 और 5 नंबर का चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा। उसकी डेंसिटी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मास और स्पेसिफिक हीट, फिर से आ गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। ओके, सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है मैं बताता हूँ आपको। द ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, एक्चुअली 2 बनाता हूँ, क्यों समझाऊंगा अभी, चलो ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, ये दूसरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर के सामने, ओके, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर मैं और एक डायग्राम बना देता हूँ कुछ इस तरह से। क्यों 2 बना रहा हूँ अभी बताता हूँ, डोंट वरी। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूँगा, इसको फोकस बोलूँगा, इसको पोल बोलूँगा। तो क्या बोल रहा है ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर पे। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो कितने डिस्टेंस पे है, पोल से मेजर करते हैं हम 15 सेंटीमीटर। तो इसका u कितना हो गया, -15। तो यहाँ पर सपोज मान लो, सपोज यहाँ पर हमने रख दिया, हमें पता नहीं कहाँ पर है, लोकेशन उसका पता नहीं है, तो मान ले रहे हैं हम। तो इसका u कितना आएगा, u इज इक्वल टू -15
सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की? 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h1 एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h1 एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑब्जेक्ट हम सीधा ही रखेंगे ना, तो इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनी। अब वो सामने बनी या पीछे दिया ही नहीं, तो 2 कंडीशन सॉल्व करने पड़ेंगे, सामने और पीछे। डिटरमाइन द पेयर ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको पता करना है, और नेचर ऑफ इमेज, इमेज किस तरह की है आपको पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इमेज सपोज इधर बन गई, ऐसा सॉल्व करूंगा। ओके, इधर बन गई इमेज, कितने डिस्टेंस पे बनी इमेज? v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर पे। कितने पे? v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर पे। ओके, और अगर ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता करना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज -v/u। सो -v, तो माइनस का माइनस, v कितना है? -30 डिवाइडेड बाई u कितना है? u इज -15। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 ज़ा 30। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2। ठीक है, अब इस सिचुएशन में मान लो इमेज यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, कितने सेंटीमीटर पे? वो बोल रहा है 30 सेंटीमीटर पे। तो v इधर क्या लेना पड़ेगा? +30 लेना पड़ेगा। हमें दिया नहीं ना भाई, क्या बोल रहा है? सिर्फ 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से 30 सेंटीमीटर अवे, मिरर से 30 सेंटीमीटर अवे। ओके, यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -v/u। सो दैट विल बी -v कितना है? 30 डिवाइडेड बाय u कितना है? -15। तो माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितना आया? +2। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है? -2। हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +3। तो 3 × 2 -6। तो हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस माने इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल। तो पहला आंसर तो ये आएगा, -2 इन्वर्टेड रियल। तो क्या? -2 इन्वर्टेड रियल, ऑप्शन नंबर बी। इसके हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज h2 पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +3, और मैग्निफिकेशन कितना आया था? 2। तो 2 डिवाइडेड बाई h2 डिवाइडेड बाई 3। तो h2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। तो हाइट अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल, वर्चुअल क्यों? इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल, याद रखना। इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज रियल। तो +2 और इन्वर्टेड और इरेक्ट, +2 इन नॉट इन्वर्टेड और वर्चुअल। तो ऑप्शन नंबर ए भी आएगा। तो इसके 2 आंसर होंगे, और फाइनली गवर्नमेंट में दोनों को मार्क दिए थे, ए और बी को। वाई? बिकॉज यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ कहा है 30 सेंटीमीटर अवे। तो ये भी 30 सेंटीमीटर अवे है, ये भी 30 सेंटीमीटर अवे है। अगर वहाँ पे बोलता बिहाइंड द मिरर तो ये आ जाता, इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलता तो ये आ जाता। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़िया से पढ़ाई कर लेना और इसको समझना, और इस लेक्चर पे से आप अंदाज़ा लगाना कि होमी बाबा का सिलेबस क्या होता है। तो 2-3 चीज़ें समझ आई आपको। हीट लेक्चर देखना मस्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर देखना मस्ट है, और दोनों मैंने अपलोड किए हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड प्रेशर, इनसे भी कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपा करके प्लीज़ लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको फ़ायदा उठाए, इसलिए इस लेक्चर को स्प्रेड करो। ठीक है, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे पूरा पेपर सॉल्व करके, किसका? 2019 का, और हो सके तो 2018-17 का भी देखेंगे। धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।